हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हमने स्टार्ट किया अपना यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें हम 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित आवेश, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार फाइंड आउट की जा सकती है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं प्रेरित विद्युत धारा तथा प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। इसके लिए हमने एक कुंडली कंसीडर की है। हमने एक कुंडली ली है और ये माना है कि उसके अंदर फेरों की संख्या है n और उसके प्रत्येक फेरे से बद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, उसमें डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा फाई है। ठीक है, तो इस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियमानुसार E इज इक्वल टू होगा माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। हर एक फेरे से फ्लक्स परिवर्तन हुआ है डी फाई, समय लगा है डी टी, तो हर एक फेरे के साथ फ्लक्स परिवर्तन कितना हो गया, डी फाई अपॉन डी टी। क्योंकि सारे फेरों में प्रेरित जो भी परिवर्तन है वो समान दिशाओं में हो रहा है, तो जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल इनके कॉरस्पॉन्डिंग उत्पन्न होगा उन सबकी दिशाएं भी समान होंगी, तो जो जुड़ता चला जाएगा तो पूरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल डी फाई अपॉन डी टी, जहां माइनस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिट इज ड्यू टू लेंज लॉ, ये लेंज के नियमानुसार है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस एन और डी फाई अपॉन डी टी, ये है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि कुंडली का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, ध्यान दें, प्रेरित विद्युत वाहक बल हर कंडीशन में उत्पन्न होता है, चाहे कुंडली का परिपथ पूर्ण है या नहीं है। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी जनरेट हो रहा होगा। लेकिन अगर कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो वहां एक धारा बहती जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा, इसका मान कितना होगा, तो प्रेरित विद्युत धारा I इज इक्वल टू होगा E अपॉन आर। सिंपली I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है, तो V की जगह यहाँ लिया गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और उसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस एन अपॉन आर एंड डी फाई अपॉन डी टी। यहां पर भी नेगेटिव साइन लेंज के अनुसार प्रदर्शित कर रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ये है प्रेरित विद्युत धारा। जब परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आवेश भी होगा, तो प्रेरित आवेश Q इज इक्वल टू होगा I, और कितना समय लगा था इसमें, डेल्टा टी। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है, तो उसी फार्मूले का रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहां लेंगे हम N अपॉन आर और डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ भी डी टी। यहां हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया है क्योंकि प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों में डायरेक्शन बतानी होगी, लेकिन आवेश में आप चूंकि धारा की दिशा हो सकती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन, आवेश की कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए यहां हमने केवल परिमाण लिया है। तो लिखना चाहें तो अभी हम लिख सकते हैं प्रेरित आवेश का परिमाण, डी टी गेट्स कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू एन अपॉन आर और इंटू डी फाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रेरित आवेश का मान है वो समय पर निर्भर नहीं करता कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है या कितनी धीमी गति से, जबकि यहां हम देखें I का मान समय परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर हम बहुत तेजी से परिवर्तन कर रहे हैं, कुंडली की तरफ चुंबक को बहुत तेजी से ला रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर तेज होगी, यानी समय कम हो गया। समय कम होने से तीव्र धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, दूसरी बार उतनी ही दूरी से हम ला रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीमी गति से ला रहे हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन तो उतना ही हुआ, लेकिन समय बढ़ गया, फ्लक्स की दर बढ़ गई।
यहाँ dt का मान बढ़ गया, धारा कम हो जाएगी, लेकिन दोनों परिस्थितियों में उतना ही आवेश उत्पन्न होगा। इसीलिए आवेश यहाँ हम फार्मूले में देख रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल। ये समांतर के dt के या डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती नहीं है, उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। अब जब हमने देखी कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा बह रही है तो इसकी हम दिशा किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इससे पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ चुके, लेकिन यहां हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। लगभग उसी तरह सिमिलर है, वहां बाएं हाथ यूज होता था, यहाँ दायां हाथ इस्तेमाल होगा। बाएं हाथ में क्या होता था, एफ बी आई, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर एफ नहीं है, यहाँ ली है चालक की गति की दिशा। ठीक है, यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों कैसी हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तब यदि अंगूठा चालक के गति की दिशा को, सामान्य रूप से जिधर बल लग रहा होगा उधर ही गति होगी, तो ये एफ, लेकिन यहाँ एफ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें। बी चुंबकीय क्षेत्र की, वहां पर भी बी होता था मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो दूसरी उंगली यानी मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये लिया गया है V, अंगूठा चालक के गति की दिशा। जो पहली उंगली है ये ली गई है चुंबकीय क्षेत्र, और ये लिया गया है दूसरी उंगली प्रेरित धारा। ठीक है, तो ये नियम कहता है, लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके निकटवर्ती दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठा चालक के गति की दिशा को तथा पहली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तब दूसरी उंगली और जो है मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये था प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे का टॉपिक लेकर के चलेंगे, तब तक के लिए।